हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसा कि पोस्ट किया था पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स पर कि एक लाइव सेशन करेंगे हम मैकेनिक एंड कस्टमर्स रिलेशन के ऊपर। तो मेरे लिहाज से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो है जो जितनी मेरी रिसर्च रही है, जितना मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है, पाकिस्तान में इस पर कभी बात नहीं हुई। और बहुत सारे लैक्स हैं हमारी आफ्टर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, आफ्टर मार्केट्स के अंदर, इंडिपेंडेंट गैराज के अंदर। कुछ चीज़ें कस्टमर्स की तरफ से हैं अच्छी और बुरी, कुछ चीज़ें मैकेनिक्स की तरफ से हैं अच्छी और बुरी। तो हमारी जो आफ्टर मार्केट जो है इंडस्ट्री है, उसको जो है एड्रेस होना चाहिए, उसके इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। तो मैं जो है एज ए फाउंडर जो है पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल, जो चीज़ें मैंने पाकिस्तान में आके फ़ील की उन्हें मैंने बहुत सारे फोरम पे डिस्कस किया, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी, अपनी ट्रेनिंग्स में भी। और फिर मेरा जो है काम का एक्सपीरियंस भी रहा है। लास्ट 3 मंथ से मैं एज ए टेक्नीशियन भी काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, यहाँ की इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो है एज ए ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ट्रेनिंग दी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स विद माय टीम। मेरी टीम में जो है हमारे टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं और को फाउंडर भी हैं मिस्टर आसिफ इकबाल, जो कि अभी करंटली जो है वो एक ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा हमारे इवेंट मैनेजर है नैयर अहमद, तो वो भी मेरे साथ है। तो मेरी ये टीम मिलकर मेरे साथ काम कर रही है। जो आइडिया मैंने आज से 1 साल पहले सोचा था उसके ऊपर, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो जो कुछ भी मैंने आफ्टर मार्केट और डीलरशिप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर दुबई में, मिडिल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो कुछ भी मैंने देखा, तो उसको कंपैरिजन कर रहा है जब पाकिस्तान के सर्विस इन्वायरमेंट से, डीलरशिप इन्वायरमेंट और आफ्टर मार्केट सर्विस इंडस्ट्री, जो कि इंडिपेंडेंट गैराज सिस्टम कहलाती है, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम डीलरशिप को छोड़ें तो हमारे पास जो है आफ्टर मार्केट में इंडिपेंडेंट गैराज सिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में चलता है, जो इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट होते हैं यूरोपियन गाड़ियों के, एशियन व्हीकल्स के। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है आफ्टर मार्केट और जो है सर्विस इंडस्ट्री जो है, जो इंडिपेंडेंट सर्विस इंडस्ट्री है, हमारे मैकेनिक्स, एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स, सर्टिफाइड टेक्नीशियंस या वोकेशनल ट्रेनिंग होल्डर्स जो है वो अपने बेस पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो उस इंडस्ट्री के ऊपर जो है ज़्यादा बात नहीं होती, सेमिनार्स नहीं होते, ट्रेनिंग अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है। जहाँ तक मेरी सर्च रही है कराची में या कराची से बाहर इस्लामाबाद के अंदर, तो जो कुछ भी देखा तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि एक लाइव सेशन किया जाए, जिसमें मैं जो है कुछ अपना नज़रिया बयान करूं और जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान आने के बाद, और जो है कुछ जो कुछ मैंने बाहर देखा पाकिस्तान से बाहर, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है आफ्टर मार्केट सर्विस, जो है ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट सर्विस। और जो वहाँ लकीली जो वहाँ की एसोसिएशन है उसका मैं मेंबर भी हूँ, आफ्टर मार्केट ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट ऑस्ट्रेलिया का। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, और फिर जो मेरा काम का एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, क्योंकि मैं एज ए टेक्नीशियन, एज ए स्पेशलिस्ट भी काम कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, जैसे कि हुकुम जनाब के साथ में जब भी उन्हें मेरी सर्विस रिक्वायर्ड होती है तो मैं हुकुम जनाब के साथ भी काम करता हूँ। उसके अलावा 1-2 वर्कशॉप्स हैं, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ जब तक मेरा पाकिस्तान में स्टे है। तो उसका मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान की सर्विस मार्केट को जान सकूं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी स्टडीज़ की तो पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्वेशन की यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है। और उसमें मैकेनिक्स और कस्टमर का जो रिलेशन है इंडिपेंडेंट गैराज में, आफ्टर मार्केट सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली मैं सर्विस की बात करूँगा। आफ्टर मार्केट में पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी है और जो है मॉडिफिकेशन भी है, एसेसरीज फिटिंग भी हैं। तो उसको जो है बिसाइड रखते हुए मैं स्पेशली आज फोकस करूँगा सर्विस इंडस्ट्री और इंडिपेंडेंट
गैराजेस के ऊपर, तो जो हमारे मैकेनिक्स हैं उनको जो है, जहाँ थोड़ा सा वो लोग लैग कर रहे हैं, हमारे जो मैकेनिक्स हैं वो कस्टमर केयर के ऊपर और कस्टमर रिलेशन के ऊपर जो है उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं, और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम सीखते हैं जहाँ पर जो है जो एक एक पीढ़ी चली आ रही है, एक जो है डिकेड्स से एक सिस्टम चला रहा है, उस सिस्टम के ऊपर वो लोग काम करते हैं जिसके अंदर जो है सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं है, तो वो फिर कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से डील भी नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर जो है कस्टमर्स, स्पेशली जब हमने एक हमारा जो पहला सेमिनार हुआ था जो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा था 23 जनवरी को, 23 जून को हुआ था कराची में BC लॉन में। तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि ठीक है मैकेनिक्स को ग्रो करना चाहिए, लेकिन उनका एटीट्यूड कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। आप उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं है। तो इस वजह से फिर जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते, और जो है कस्टमर्स जो है वो आपके परमानेंट कस्टमर नहीं बनते। ठीक है। वो फिर कहीं और जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका एटीट्यूड, दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रोफेशनलिज्म जो है, आप जब गाड़ी पर काम करते हैं तो आपका अपीयरेंस क्या है, आपके जो है आपका प्रोटोकॉल जो है, किस तरीके से आपका जो अपीयरेंस है वो किसी को कस्टमर को एड्रेस कर रहे हैं, आपने सेफ्टी कोड को जो है वो कंडक्ट किया है नहीं, कि आपके सेफ्टी शूज़ हैं, ग्लव्स हैं। ठीक है। उसका आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि मैंने यहाँ पे देखा है कि सिंपली जो है वो आप सिंपली मोस्टली बहुत सारी अच्छी जगह भी हैं इंडिपेंडेंट में, सिंपली जो है हमारे पास जो है वो आप जो है स्लीपर्स में, चप्पल में, या जो कि बिल्कुल ही जो सेफ्टी नहीं होती वैसे शूज़ उन्होंने जो है वेयर किए होते हैं मैकेनिक्स ने, और ड्रेस उनका जो है वो बिल्कुल भी जो है काम के लिहाज से बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होता। और फिर स्पेशली जो है हमारे जो मैकेनिक्स है वो मोस्टली जो है, या तो जो है वो आप जो हमारी जो जो चीज़ें होती जैसे कि स्नफिंग है, स्मोकिंग है, या जो है च्युइंग पान है, ये सब चीज़ें जो है ना कस्टमर्स के सामने रहती हैं। तो इससे फिर जो है एक ऐसा ऐसा जो है एक एजम्पशन जा रही है, एक जो है ना कस्टमर जो है ना वो अडॉप्ट कर रहा है कि मैकेनिक इज़ अ लो लेवल जॉब। ठीक है। मैकेनिक जो है वो ना ही पढ़ा लिखा है, ना ही उसकी कोई वोकेशनल, इवन कि मैंने ये देखा है कि जो बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर लोग हैं वो लोग भी जो है इस लेवल पर आके काम करते हैं कि वो किसी सेफ्टी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। उनके उनके टूल्स प्रॉपर नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि मैकेनिक्स को जो है, एक मैकेनिक और एक होटल पे जो वेटर है काम करना है, दोनों का लेवल बराबर कर दिया था। जबकि मैकेनिक के लिए हमें कितनी स्किल्स की ज़रूरत होती है। जो मैकेनिक्स अगर मुझे अभी देख रहे हैं यहाँ पर, और जो है जो लोग जो है इस वॉच पार्टी का हिस्सा हैं इस वक्त, तो वो लोग जो है वो समझ सकते हैं कि अच्छा मैकेनिक बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम सीखना पड़ता है, और स्पेशली पाकिस्तान में कितने उस्तादों के जो है नाज़ेबा अल्फाज आपको सुनने पड़ते हैं। तो आप अपना जो है ड्रेसिंग, अपना अपीयरेंस और अपना जो है टॉकिंग वे जो है, इसको आप बेहतर से बेहतर करें ताकि आपके कस्टमर रिलेशंस अच्छे हों। क्योंकि इंडिपेंडेंट गैराज के अंदर आपके अंदर बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होता जैसा डीलरशिप में होता है कि कस्टमर कोई और रिसीव कर रहा है, जो है अकाउंट्स कोई और देख रहा है, और उसका जॉब कार्ड कोई और क्रिएट कर रहा है, देन फिर गाड़ी जो है कोई और अंदर वर्कशॉप के अंदर लेकर आ रहा है, और जो है मैकेनिक्स उसको डील कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट गैराज सिस्टम में या तो जो ऑनर होगा वर्कशॉप का वो जो है कस्टमर्स के साथ जो है डील करेगा, या जो सीनियर मैकेनिक होगा वो डील करेगा। तो कोशिश करेंगे आपका जो है वर्किंग पैंट्स हो, और थोड़ा सा टाइट ड्रेस हो, और जो सेफ्टी शूज़ हों, और ग्लव्स जो हमारे जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं काम में। तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं वो, लेकिन क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए जो है फिर हम जो है वो अब उस तरफ जाते नहीं हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो दूसरा इशू हमारे पास है वो ये है कि बहुत सारी जो है वर्कशॉप्स नहीं, बल्कि जो है कुछ जगह ऐसी हैं इंडिपेंडेंट गैराज में कि जहाँ डिसऑनेस्टी है, डिलीवरी टाइम है गाड़ी के, अगर एक
आपको गाड़ी हैंड ओवर करके जाता है, तो फिर उसका जो डिलीवरी टाइम है उस डिलीवरी टाइम पे उसको वो गाड़ी मिलती नहीं है। ठीक है, आप रेदर देन फोकस ऑन हाई प्रोडक्टिविटी जो है नंबर ऑफ कार्स को बढ़ाने के, जो कार्स आपने रिसीव किए हैं और उसकी कमिटमेंट की है, डिलीवरी कमिटमेंट आपने की है, उस कमिटमेंट के मुताबिक आप उस गाड़ी को उस टाइम पे ऑन टाइम डिलीवर करें। अगर वो एक कस्टमर आप हैप्पी छोड़ते हैं, एक कस्टमर को आप हैप्पी जो है वो ट्रीट करते हैं, तो वही कस्टमर आपकी मार्केटिंग करेगा, राइट। ठीक है, और अगर आप 10 कस्टमर से एक दिन में डील करते हैं जिसमें डिसऑनेस्टी है, मिस डायग्नोस्टिक्स है और जो है ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, तो उससे ये होगा कि जो है आपके जो 10 कस्टमर्स वो एक दफ़ा तो आए, लेकिन वो नेगेटिविटी जो है वो और ज़्यादा उसको जो है वो स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, जिससे ये होगा कि आपको जो है ना डिफेम होगा और आपको जो भी कस्टमर आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि कस्टमर एंड मैकेनिक्स का जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि गाड़ी होती है कस्टमर को, वो फिर जब अगर उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वे फिर अगेन एंड अगेन जो है वो गाड़ी लाता है। मैं जिस कंपनी के साथ ओकेजनली काम कर रहा हूँ, हुकुम जनाब के साथ, तो उनका पहला जो है फोकस, पहला मोटिव यही है कि कस्टमर रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप दिन में चाहे एक गाड़ी का काम करें, लेकिन जो है ना वो ऐसा करें कि कस्टमर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आप अपने एंड पे, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान में कस्टमर्स का जो बिहेवियर है वो कुछ और है, मैकेनिक्स का बिहेवियर भी कुछ और है, लेकिन अगर आप अपने एंड पे जो है वो ऑनेस्टी और मेहनत से काम और जो है अपना अपीयरेंस और एटीट्यूड अगर अच्छा रखेंगे, तो इंशाल्लाह 2 दिन दूर नहीं कि जब कस्टमर्स भी जो है वो आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे और जो है आपको रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट हमेशा काम से होती है, जिस इंसान का काम अच्छा होता है उसी को जो है वो अब रिस्पेक्ट मिलती है और उसी की जो है ना वैल्यू होती है। इसी तरह हमारे पास एक और इशू है, यूज्ड पार्ट का एक इशू हमारे पास। जो रिकंडीशन कार्स हैं जो आप जापान से आती नॉर्मली 660 सीसी कार्स है, उसमें हाईजेट है, उसमें स्क्रम है, डायहाट्सो मूव है, उसके अलावा निसान डेज है, उसके अलावा होंडा H9 वैगन है। ठीक है, इनके जो यूज्ड पार्ट्स अगर कस्टमर आपको पार्ट्स के पैसे पे करता है और आप जो है जाकर पार्ट्स लाते हैं, तो मेक श्योर कि उसको आप टेस्ट कर लें अच्छी तरह। ठीक है, उसको चेक कर लें आप, जितना भी आप मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, और फिर जो है वो यूज़ पार्ट आप जो है वो परचेज़ करें और गाड़ी में लगाएं, रेदर देन कि जो है आप जिस तरह एक न्यू पार्ट आप परचेज़ करते हैं और उसी पार्ट को आप जाकर फिक्स करते हैं, इस तरह हम यूज़ पार्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो 660 सीसी जिन गाड़ियों का मैंने नाम लिया वो, और इसके अलावा 1000 सीसी में हमारे पास जो है वो 500 है, 1000 सीसी जो गाड़ी है, इनके जो भी पार्ट्स हमें यूज़ पार्ट मार्केट में या रैकिंग में, हमारे पास रैकर्स में हमारे पास जो पार्ट्स हमें अवेलेबल हैं, वो पार्ट्स जो हैं आप उनकी हम उसको 100% हम जो है उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कि जिन गाड़ियों से निकले हो नहीं, जबकि नए पार्ट्स हो तो उसकी पार्ट्स वारंटी भी हमारे पास होती है, तो इन केस अगर कोई इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो अपना टाइम सेव करने के लिए आप पार्ट्स की अच्छी तरह इंस्पेक्शन कीजिए, अच्छी तरह सर्विस कीजिए। नॉर्मली जो थोटल बॉडीज़ होती हैं, हमारे पास थोटल बॉडी के इश्यूज़ होते हैं, उसको अच्छी तरह क्लीन कीजिए। उसके आइडल वॉल्व में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, उसको अच्छी तरह सर्विस करके हमारी जो स्ट्रीम होता है थोटल वॉल्व का, उसको अच्छी तरह क्लीन कीजिए। आइडल वॉल्व को इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट कीजिए, उसके सोलेनॉइड को टेस्ट कीजिए, देन उसको फिक्स कीजिए। तो इससे क्या होगा, 5 से 10 मिनट आपका जो टाइम सेव होगा। और कोशिश कीजिए कि अपनी टेक्निकल जो आपकी अवेयरनेस है, टेक्निकल नॉलेज, उसको बढ़ाएं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 साल से एक गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो नई गाड़ी पर भी आप इसी तरह काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप 20 साल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ मर्सिडीज़ बेंज की, तो 20 साल पहले की जो मर्सिडीज़ बेंज थी उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा था काम करने के लिए। ठीक है, और उसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज की जो मर्सिडीज़ बेंज है, अगर हम सेम V8 इंजन 20 साल पहले का और V8 इंजन अब का हम कंपेयर करें, तो बहुत ही नैरो स्पेस है उसमें, हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं काम करने में, और हमारे जो हैंड्स हैं उनमें बहुत बुरी तरह स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा, एक तो हमें बहुत फ़ाइन और बहुत स्मॉल टूल्स की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं जिस पे हम
हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। तो हमें जो है ना कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हमारे एक उस्ताद हैं जो 3 डिकेड से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो है वो हर गाड़ी का काम कर लेते तो किसी भी गाड़ी पे काम कर लेंगे। हमें कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही होता तो 1960s में जो ऑटोमोटिव का सिलेबस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल था वही आज होता। ठीक है, उसको चेंज किया गया, डेवलपमेंट्स की गई, जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज होती गई उसी तरह उसके अंदर चेंजेस आती गए और हमें मॉडर्न सिस्टम को सीखने की ज़रूरत पड़ती गई। तो आप अपने आप को टेक्निकल ट्रेनिंग में एंगेज करें कहीं पर भी। अभी इस वक्त जो है पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स की टीम की कोशिशें जारी हैं कि हम उन मैकेनिक्स को जो है वो आप यूनिवर्सिटीज़ में एंगेज करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, उनके काम से टाइम निकाल के वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इवनिंग बेसिस पे, एग्जीक्यूटिव क्लास बेसिस पे, तो एग्जीक्यूटिव टाइमिंग बेसिस पे। तो अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कामयाबी हुई है मेरी टीम की वजह से, अब आसिफ साहब की वजह से, कुछ तो मैंने भी कोशिश की है, और जिन लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है उन सब लोगों की मेहनत से भी जो है हम लोग कुछ कामयाब हुए। तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। हम जो है ना सिर्फ सर्टिफिकेशन, ना सिर्फ एक ही टिपिकल टॉपिक, बल्कि जो हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। तो उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। और इवन के आप जो कुछ मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वहाँ पे जो भी किसी भी सिस्टम में जब टेक्नीशियन जो है सर्टिफाइड होता है तो अपनी वर्कशॉप में उसको डिस्प्ले करता है, प्रोमिनेंट करता है, ताकि कस्टमर्स का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके कि जिस टेक्नीशियन से हम काम करवा रहे हैं वो जो है अब सर्टिफाइड है, उसको किसी बॉडी ने सर्टिफाई किया है, उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है। ठीक है, इसी तरह हम जो है ब्रांड ट्रेनिंग्स पर भी आएंगे, पार्ट्स रिप्लेसमेंट प्रोसीजर पर भी आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जो आफ्टर मार्केट कंपनीज है जो पार्ट्स बनाती हैं उनसे भी कुछ बातचीत चल रही है कि जो है अगर वो हमें अलाउ करें कुछ अब आफ्टर मार्केट पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जो हैं कि वो उनकी ट्रेनिंग्स हम यहाँ पर आप करवा सकें। ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, ये सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होती है, बल्कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है जो कि उन लोगों को ज़रूरत है जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनको अपडेट करने के लिए अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है जो 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक या 2 वीक पर जो है वो अब मुश्तमिल होती है। तो मैकेनिक्स जो अगर कोई लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनसे जो है ये अब मेरी दरख्वास्त है कि अपना एटीट्यूड जो है वो ठीक करें, कंटिन्यूस डेवलपमेंट की तरफ आएँ, मिस डायग्नोस्टिक्स की तरफ ना जाएं। थोड़ा सा टाइम लें, आप गाड़ी पर टाइम लें, आप उसको आप अच्छी तरह डायग्नोस करें, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करें, अपने टूल्स यूज़ करें और उसको जो है ना अच्छी तरह डायग्नोस करके रिज़ल्ट निकालें, ताकि फिर वही चीज़ रिमूव की जाए और जो है कंटिन्यूस प्रैक्टिस ना शुरू की जाए गाड़ी पे कि एक चीज़ की, दैन गाड़ी डिलीवर हो गई, उसके बाद फिर वापस आई, तो वापस आने के बाद फिर अगेन वही प्रॉब्लम, तो अब दूसरी चीज़ हो रही है। तो इस तरह आपका जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी ब्रेक होगा और वो कस्टमर जो है वो जो है नेगेटिविटी जो है वो उसकी नेगेटिव अप्रोच बनेगी और वो लोगों को भी जो है वो अब जो है ना रेकमेंड नहीं करेगा कि वहाँ पर जाओ। तो प्रॉपर वे सीखने के लिए आप फोरम्स पर आइए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स की तरफ आइए और ख़ुद अपना एक्सपीरियंस और अपनी लॉजिक्स को यूज़ करिए। कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर हम सिंपल लॉजिक को मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आप क्रिएट होती है। ठीक है, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखिए। स्पेशली हमारे पास मतलब हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो हर वर्कशॉप में लिफ्ट मौजूद नहीं होती। ठीक है, लिफ्ट नहीं होती, यहाँ नॉर्मली जैक्स पर काम होता है। तो जब भी आप जैक्स पर गाड़ी को लें तो उसको सेफ्टी स्टैंड्स जो हैं, हैंगिंग स्टैंड्स जो हैं, वो स्टैंड्स जो है वो आप स्टैंड्स का यूज़ करें और सिर्फ जैक्स के ऊपर आप अपनी गाड़ी को हैंग ना करें। ठीक है, और अच्छी तरह मेक श्योर कि आपकी गाड़ी स्टैंड्स पर सेफ़ है और लेवल सरफेस पर है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि लेवल सरफेस पर गाड़ी को जो है वो खड़ा नहीं किया जाता। लेवल सरफेस पे गाड़ी को रखें और जब भी आप इलेक्ट्रिकल जितने भी कनेक्टर्स रिमूव करें तो मेक श्योर आप अपना बैटरी टर्मिनल रिमूव कर दें। उससे क्या होगा कि अगर कोई एडवांस गाड़ी है 2014 के बाद या 13 के बाद की, एशियन व्हीकल की बात कर रहा हूँ, तो
तो उसमें क्या होगा कि कोई भी फॉल्ट कोड या डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड जो है वो उसके अंदर जो है वो सेट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे और जो भी आपकी कैलिब्रेशंस हैं या लर्निंग्स हैं डिफरेंट एक्चुएटर्स की या आउटपुट एक्चुएटर्स की कंपोनेंट्स की, वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे अगर फेंडर कवर आप यूज़ कर सकें, फेंडर कवर यूज़ करें, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच ना बढ़े। जितना अच्छा आप अपनी गाड़ी को ट्रीट करेंगे उतना कस्टमर सर्विस आपकी बेहतर होती जाएगी, कस्टमर रिलेशन आपका बिल्ड होता जाएगा। ऑलराइट, तो ये मेरा मैकेनिक से जो है वो अब एक जो है वो दरख्वास्त थी जो मैं आज इस फोरम से करना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देता हूँ बल्कि काम भी करता हूँ, सर्टिफाइड भी हूँ डिफरेंट ब्रांड से। और स्पेशली मैं इस चीज़ को तरजीह देता हूँ कि जो शख्स ट्रेनिंग दे वो ख़ुद काम करना जानता हो। ऑलराइट, फ़हाद रशीद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। अब सेशन आज थोड़ा सा हमने लॉन्ग सेशन रखा है। सर आसिफ जो है वो बिज़ी हैं ट्रेनिंग में एनएडी यूनिवर्सिटी में, और जो है अब सोचा मैंने कि मैं आज अवेलेबल था तो मैं ये सेशन करूं। तो मैं काम भी करता हूं और जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स के साथ, कंपनीज़ के साथ खुद इंडिपेंडेंटली, और हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हमारा बिलीव ये कि हम खुद भी लर्न करें और दूसरों को भी फिर लर्न करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद वो चीज़ डिलीवर करें इन द लाइट ऑफ आवर क्वालिफिकेशन, आवर एक्सपीरियंस एंड आवर सर्टिफिकेशन। then we are able to deliver. This is our belief and my team belief. तो सेकंड सेशन जो है हमारा वो जो है कस्टमर्स से रिलेटेड है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं पाकिस्तान में, जब मैंने यहाँ 3 से 4 महीने काम किया तो मुझे जो इश्यूज़ नज़र आए मैकेनिक्स में, इसी तरह कस्टमर्स में भी मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आए कि कस्टमर्स किस तरह ट्रीट करते हैं मैकेनिक्स को, रिगार्डलेस के वो उनका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, रिगार्डलेस के डिसऑनेस्टी है या ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो रही गाड़ी की, या जो है कमिटमेंट कर ली जाती है कि एक दिन में 10 गाड़ी हम डिलीवर कर सकते हैं और वो डिलीवर्ड नहीं हो पाती, ठीक है, और काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, और देन फिर जो है जो कस्टमर्स की अपनी जो प्लान्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह कस्टमर्स में हमारे पास जो पहला सबसे बड़ा मेन इशू वो है स्क्रूटनी बाय कस्टमर। ऑलराइट, आप कस्टमर जब आप वर्कशॉप में आता है तो वो जो है जब अपनी गाड़ी पर काम करवा रहा हो तो वो बजाय कस्टमर सीटिंग एरिया में, वेटिंग एरिया में बैठने के वर्कशॉप में होता है, या जहाँ पर जो है वेटिंग एरियाज़ नहीं होते या जो है कस्टमर वेटिंग सीटिंग एरियाज़ नहीं होते, तो जो है वहाँ पर जो है वो मैकेनिक के साथ खड़े होते हैं और वो जज कर रहे होते हैं देम सेल्फ के वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक कस्टमर अगर मैकेनिक के पास गाड़ी लाया है तो मैकेनिक जो है वो कस्टमर से ज़्यादा जानता होगा। ऑलराइट, और वो इसीलिए वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आए उसको चेक करवाने के लिए। तो कस्टमर कस्टमर सपोज टू स्क्रूटनाइज द टेक्नीशियन, वो टेक्नीशियन की स्क्रूटनी करे, ये क्या, ये क्यों कर रहे हैं, ये तो सही था, ये ना करें, ठीक है। क्या होता है कि मैकेनिक का जो वर्क फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ऑलराइट, ठीक है। अगर मैकेनिक ने प्रीवियसली किसी टेक्नीशियन को जो है वो काम करते हो देखा, सेम प्रॉब्लम है किसी और तरीके से, और नेक्स्ट टेक्नीशियन कहीं और वो गाड़ी लेकर आया है, तो वहाँ पे जो है वो किसी और तरीके से उसको जो है वो काम कर रहा है। तो अब हर किसी का अपना वे होता है, अनलेस और अनटिल की कोई चीज़ ब्रेक ना हो या टूटे ना। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए कस्टमर की तरफ से, ये जजमेंट नहीं होनी चाहिए कस्टमर की तरफ से कि बजाय टेस्टिंग और काम करने के वो पहले से ही बताए कि ये करना है। तो मैकेनिक क्या है वो एंग्री होते हैं, वो एनॉयड होते हैं और जो एंजाइटी बढ़ती है, और वो फिर उनका जो एटीट्यूड जो है वो अब वो बिगड़ता है। और देन फिर जो है यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो कस्टमर हैं उनको वेट नहीं करवाया जाता, उनसे कहा जाता है कि आप चले जाएं, गाड़ी छोड़ जाएं, उसके बाद हम करेंगे। तो जो लोग अच्छे मैकेनिक्स हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं, मार्केट में एक्सपीरियंस हैं, ट्रेंड हैं, तो अब वो ये इसलिए करते हैं कि ताकि हम आराम से अपना काम
अंजाम दे सकें। आप अगर डीलरशिप पे जाते हैं जहाँ पर आप एक माइनर सर्विस के लिए पार्ट्स और ये सब इंक्लूड करके आप 8,000 से 9,000 या 7,000 जो है वो पे करते हैं आप सर्विस के साथ भी। तो और एक जगह जो एक लोकल वर्कशॉप है, इंडिपेंडेंट गैराज है, वहाँ पर आप सर्विस के लिए 1,000 रुपये लेबर भी देने के लिए तैयार नहीं होते। तो उस जगह पर आप स्क्रूटनी करते हैं, आप जजमेंट करते हैं, जबकि डीलरशिप जहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपये आप देते हैं वहाँ पर आपको वर्कशॉप में जाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पर आपको मैकेनिक से बात करने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? ठीक है। और वहाँ पर आप आराम से बैठते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, गाड़ी बाहर आती है आप लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने चॉइस किया है आफ्टर मार्केट को, इंडिपेंडेंट गैराज को, तो रीज़न ये कि आपकी कॉस्ट कटिंग हुई है। जब आपकी कॉस्ट कटिंग हुई तो आपको बिहेवियर भी अच्छा रखना चाहिए। आपके बिहेवियर पे, कस्टमर्स के बिहेवियर पर जो है आप टेक्नीशियन का एटीट्यूड डिपेंड करता है। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका बिहेवियर ख़राब होगा, आप जजमेंट करेंगे, आप टीच करेंगे टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन एनॉय होगा, टेक्नीशियन गुस्सा होगा, वो आपको कहेगा आप चले जाएँ गाड़ी आपके पीछे, अब आपको पीछे नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो है वो आप जो है जजमेंट से थोड़ा सा जो है वो आप अवॉइड करें, जजमेंट ना करें। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ जो लोग भी डोर स्टेप सर्विसेज आजकल पाकिस्तान में, अच्छा लाहौर में भी काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, डोर स्टेप सर्विसेज आपका काम बढ़ गया है। तो डोर स्टेप सर्विसेज के अंदर जो है अक्सर जो कस्टमर होता है वो जो है उसकी वो जजमेंट ज़्यादा करता है। ठीक है। जजमेंट में मेरे पास तो एक दो केस स्टडीज़ है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। फादर रशीद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी सीख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने कहा कि मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर आप कोशिश किए कि थोड़ा सा अवेयरनेस में फैलाऊँ। एक गाड़ी मेरे पास एक कॉल आई डोर स्टेप सर्विस के लिए, होम सर्विस पे। तो डाई हार्ट सो मूव एक गाड़ी थी, JDM कार्स जो कहलाती है। JDM कार्स पर भी इंशाल्लाह हम एक अच्छा आप सेमिनार अरेंज करेंगे बहुत जल्दी। तो उन लेडी की गाड़ी में स्टार्टिंग इशू था, उन्होंने मुझे कॉल की सुबह 10 बजे और कहा कि जो आप जो है गाड़ी को आके चेक कर लें और इसमें जो है स्टार्टिंग इशू है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग इशू, गाड़ी क्रैंक कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रही, या गाड़ी क्रैंक ही नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा गाड़ी क्रैंक ही नहीं कर रही, कुछ रैटलिंग टाइप की नॉइस आ रही है, और एक हमारा अपना ही मैकेनिक, उससे हमने चेक करवा लिया है तो इसका रिले ठीक नहीं है, अब इसका रिले ख़राब है। तो मैंने कहा अगर जिसने चेक किया तो उससे आप रिले चेंज करवा लें। ठीक है। मैं आऊँगा, पैसे कॉस्ट करूँगा, डेफिनेटली मैं कॉस्ट करूँगा। अगर मैंने ट्रैवल किया और आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट किया तो इसकी कॉस्ट होगी लाजमी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है अपने गैजेट्स के साथ, अपने टूल्स के साथ मैं जो है वो आपके घर का विज़िट करूं और मैं जो है कोई पैसे चार्ज ना करूं। नो नेवर। तो उन्हें कहा नहीं आप आएँ, आप रिले जो है वो चेंज कर दें। मैं जब गया मैंने कस्टमर कंप्लेन को वेरीफाई करा। हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है, अब सेकंड बैच जो चल रहा है सर्विस इंजीनियर को, तो उसमें हमारा मेन फोकस है डायग्नोसिस पे कि कस्टमर कंप्लेन को लाजमी वेरीफाई करना है। ठीक है। तो जब मैंने वेरीफाई किया तो उसमें जो है स्टार्टिंग सर्किट बिल्कुल ठीक था। ठीक है। उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। ठीक है। और गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती। मैंने जंप स्टार्ट किया गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है। मैंने मैम से पूछा, मैम आपने कहा था रिले ख़राब है, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है खुद ब खुद ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में जो है, अब मैं भी इस टॉपिक पर भी बात करूँगा कि ये खुद ब खुद ठीक होने वाला है या चलने दो, चल के ठीक हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना ये जजमेंट का जो इशू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन्होंने कहा मुझे रिले ख़राब है। जब मैं गया तो गाड़ी जंप स्टार्ट हुई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरी जो भी फ़ीस थी मैंने उनसे डिमांड की, तो वो उन्होंने इसलिए दे दी कि जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी वो थी नहीं। अगर वो प्रॉब्लम होती और मैं रिले चेंज करता तो शायद वो कभी भी जो है वो आर्ग्यू करती और वो मुझे जो है वो जो मेरी फ़ीस थी वो ना देती। इसी तरह एक एक्सपीरियंस और हुआ मुझे, जो है वो होंडा एकॉर्ड जो है 2007-8 मॉडल की होंडा एकॉर्ड थी। उसमें बैटरी लाइट आ रही थी। ठीक है।
और जो है चार्जिंग प्रॉब्लम था, और गाड़ी जो है लास्ट नाइट यानी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मुझे कांटेक्ट किया गया। लास्ट नाइट वो सिग्नल पर गाड़ी बंद हुई है, और फिर बड़ी मुश्किल से उसको स्टार्ट किया और बड़ी मुश्किल से घर लाया गया, घर ला के फिर बंद हो गई। और उसमें पावर स्टीयरिंग लाइट और जो है ईपीएस और जो है बैटरी लाइट जो है, ये दोनों लाइट्स जो है वो उनके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो हो रही थी। तो मैं गया हूँ, मैं अपने स्कैनर्स लेकर गया हूँ, मैं मल्टीमीटर लेके गया हूँ मैं, ठीक है। मल्टीमीटर में लाजमी जब भी बैटरी मुझे इंस्पेक्ट करनी हो तो मैं मल्टीमीटर लेके जाता हूँ। चार्जिंग, स्टार्टिंग, वो बैटरी वोल्टेज और लोड वोल्टेज, अंडर द लोड क्या जो है वोल्टेज होने चाहिए वो भी मैं चेक करता हूँ। तो वो मैंने जब चेक किए, मल्टीमीटर लगाया, तो कस्टमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप ये मल्टीमीटर क्यों लगाने से बैटरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप बोलते हैं मैं वैसे कर लेता हूँ, लेकिन गाड़ी ठीक होगी या नहीं होगी ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और मेरे जो इनिशियल विजिटिंग चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जो है वो जब मैंने चेक किया तो वहीं पर उन्होंने कहा कि मेरी अपने मेरे मैकेनिक से बात हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि इसका फ्यूज़ जो है वो ख़राब है चार्जिंग सिस्टम का, तो वो रिप्लेस होगा, गाड़ी सही हो जाएगी। तो किसी भी मैकेनिक को बुला के फ्यूज़ चेंज करवा लें, 50 रुपये में गाड़ी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा सर मेरी इंस्पेक्शन जो हुई है अभी, कोई इंस्पेक्शन, आपका बेल्ट लूज़ है, ऑल्टरनेटर का बेल्ट आपका जो है वो लूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से आप जो है आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आपका जो बेल्ट टेंशनर है वो भी ख़राब है, नॉइज़ी है, ठीक है। और बेल्ट आपका स्लिप हो रहा है, ऑल्टरनेटर कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है वो बैटरी कभी चार्ज होती है कभी नहीं होती, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, हम बाकी जो है वो अपने मैकेनिक को दिखाएंगे, ठीक है। आपने जंप स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये गाड़ी फिर बंद होगी तो हम आपको पे नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं सर, आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है, सेल्फ जजमेंट है, तो इसको थोड़ा सा हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए कस्टमर्स को, ताकि जो है कस्टमर्स और मैकेनिक्स का जो रिलेशन है वो जो है वो अब अच्छा हो सके, और फिर जो है मैकेनिक्स अपनी अच्छी सर्विसेज दें, और जो है कस्टमर्स को कोई हर्डल, कोई जो है इरिटेशन ना हो, बाद में वो जो है एक अच्छी सर्विसेज लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, कल्टस जो है, एक कल्टस थी 2004 मॉडल, नॉन EFI कार्बोरेटेड गाड़ी थी, उसमें ओवर हीटिंग इश्यूज़ थे। ओवर हीटिंग इश्यूज़ उसके अंदर थे, तो कस्टमर ने जाकर मैकेनिक से कहा कि गाड़ी ओवर हीट हो रही है, आप इसकी गैस्केट रिप्लेस कर दें, ठीक है। सिंपली मैकेनिक से उसने नहीं कहा कि आप डायग्नोस कीजिए, प्रॉपर डायग्नोस कीजिए, कॉजेज़ ऑफ ओवर हीटिंग देखिए, या जो है गैस्केट क्यों बंद हुई वो देखिए। उन्होंने कहा इसकी गैस्केट रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। जब उन्होंने जो है वो उसकी गैस्केट रिप्लेस की, 2 दिन चलने के बाद फिर गाड़ी ओवर हीट हुई और वो गैस्केट फिर बंद हो गई। तो कस्टमर ने आकर मैकेनिक से कहा कि आपने इसकी गैस्केट कैसे रिप्लेस की है, ये तो फिर जो है बंद आउट हो गई है, और जो है कूलेंट और ऑयल मिक्स हो गया है, और मिल्की और फोमी जो है वो ऑयल हो रहा है इंजन में, तो आपने जो है इस पर सही काम नहीं किया, ठीक है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। आप मैं समझता हूँ कि एक मैकेनिक को कस्टमर से ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। सम टाइम क्या होता है कि जब कस्टमर जजमेंट कर रहा होता है, या टीच कर रहा होता है, या स्क्रूटनी कर रहा होता है अब मैकेनिक्स की, तो वो कोई ऐसा पॉइंट बता देता है जिसको मैकेनिक जो है वो उस पॉइंट को फॉलो करता है, गाड़ी ठीक हो जाती है। तो जो कस्टमर होते हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, वो कहते हैं कि देखिए हमने बताया तो इसने काम कर लिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं तो क्या आप कर भी सकते हैं बताने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। इसीलिए एक लैक ये भी है, मैं थोड़ी सी एक एडिशनल बात यहाँ पर कहूँगा कि हमारे जो ट्रेनर्स इस वक्त सोसाइटी में, कराची में या पाकिस्तान में मौजूद है, जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग बता तो सकते हैं, स्लाइड्स पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जो है ना परफॉर्म करके दिखाना, या एक्चुअल डायग्नोसिस करके दिखाना, एक्चुअल इंस्टॉलेशन, रिमूवल, इंस्टॉलेशन, डिसअसेंबली, टेस्टिंग ये करके दिखाना, ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है। तो फिर वो ऐसा आउटपुट या ऐसी जो जनरेशन कैसे निकालेंगे जो रियली वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रेंड हो चुकी हो, जो अपना काम कर सकें, या बाय एक्सपीरियंस जो है वो बाय क्वालिफिकेशन जो है वो गाड़ियों पर काम कर सकें, ठीक है।
तो वी रियली नीड टू बी प्रैक्टिकल फॉर दैट, रियली नीड टू बी प्रैक्टिकल। अब हमारे ट्रेनर्स को भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, चाहे वो बीई इंजीनियर्स हों, डिप्लोमा इंजीनियर्स हों, अब या वोकेशनल ट्रेनिंग के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हों। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है जो मैंने फेस की यहाँ पर पिछले लास्ट 4 मंथ्स के अंदर, कि जब एक टेक्नीशियन, एक मैकेनिक कस्टमर से इंटरव्यू करता है कि आपकी सर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, तो कस्टमर कहता है कि आप मैकेनिक हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप एक्सपीरियंसड हैं, आप उस्ताद हैं, तो आप गाड़ी को हाथ लगाएं, आप गाड़ी को चेक करें, आप बता देंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, ठीक है। इस किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस भी मुझे हुआ कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप कंप्यूटर लगाइए, आप मल्टीमीटर लगाइए, आप सब कुछ लगाइए, उसके बाद जो है ना आप हमें बताइए कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। ये बहुत 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 बैड जो है वो ये एटीट्यूड है कि आप मैकेनिक को, क्या आप किसी डॉक्टर को इस तरीके से ट्रीट करते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ पर दर्द है या क्या पेन हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर जो है आपको हाथ लगाता है, चेक करता है, फिर डॉक्टर पूछता है कि कब से हो रहा है ये। ठीक है, आपने बताया जी 6 महीने से हो रहा है या 1 साल से हो रहा है, तो बोलता है ठीक है, इतने दिनों बाद क्यों आया आप, या बीच में किसी को दिखाया, या उसने कोई रिपोर्ट रेकमेंड की है या कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दी है आपको, तो प्रिस्क्रिप्शन मुझे दिखाइए ताकि पता चल सके कि क्या ट्रीटमेंट हुई है आपकी। ठीक है। तो सर्विस हिस्ट्री, रिपेयर हिस्ट्री कस्टमर से जानना मैकेनिक की भी जिम्मेदारी, और कस्टमर को बताना भी उसके लिए ज़रूरी है ताकि उसकी गाड़ी पे प्रॉपर काम किया जा सके। ठीक है। हमने जब डीलरशिप्स पर ट्रेनिंग ली, तो डीलरशिप्स पर ट्रेनिंग में डायग्नोसिस, परफेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है, का जो है का एक पार्ट ये भी है कि 6 क्वेश्चनरी, 6 क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू किए जाते हैं कस्टमर से पूछा जाता है, चाहे कॉल सेंटर वाले करें या जो सर्विस एडवाइज़र करे या मैकेनिक करे जो कि जो है इंडिपेंडेंट गैराज, इंडिपेंडेंट वर्कशॉप को जो रन कर रहा है। 6 क्वेश्चन इंटरव्यू से पूछे जाते हैं, कब, कैसे, क्या काम करवाया है, कितने दिन पहले हुआ, कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ, आपका कोई सर्विस हिस्ट्री है, कोई रिपोर्ट हुई तो वो दिखाइए हमें। ठीक है। और आप इतने लेट क्यों आए। ठीक है। इस तरीके से, या जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उस वक्त खुद सेल्फ जो है वो आपने क्या किया था। तो आप अपने मैकेनिक से पूरा जो है वो कोऑर्डिनेट कीजिए। ठीक है। उसे हिस्ट्री बताइए, कब प्रॉब्लम हुई, कब नहीं आई, ये सब चीज़ें, ताकि क्या हो कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। ये हमारा टीम वर्क है कि एक कस्टमर और एक मैकेनिक अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट होगा कि आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, कस्टमर के माइंड में ये है कि मैंने इसको पैसे देने हैं और अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जबकि वो डॉक्टर के बारे में ऐसा नहीं सोचता। और जो है मैकेनिक जो है उसने क्या कहा कि मुझे ये चीज़ बता दी गई, मैं एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी चेक नहीं करूँगा, कुछ भी चेक नहीं करूँगा मैं। ठीक है। ऑलराइट, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपको स्टिल कि कस्टमर पे कर रहा है, स्टिल के मैकेनिक जो है वो क्वालिफाइड है, स्टिल आपको जो है आप जो है कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, कस्टमर को अपने एंड पे कोऑर्डिनेट, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा आउटपुट क्या है कि गाड़ी का ठीक होना, गाड़ी का सेफली रन होना, कस्टमर के हैप्पी होना, मैकेनिक जो है वो अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट सर्विसेज। ठीक है। आप अपनी सर्विसेज को बेटर करते जाएं। ठीक है। आपका अच्छा नाम होता जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है। आप कभी कभी जो है, जैसे मैं अगर जिस दिन मेरे पास कुछ काम नहीं होता तो मैं 3 से 4 गाड़ियाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना अच्छा टाइम लगाता हूँ डायग्नोसिस के ऊपर। मैं जो है प्रॉपरली उसको टेस्ट करता हूँ चीज़ को प्रॉपरली, मेरा ज़्यादा टाइम डायग्नोसिस में लगता है। रिमूवल, इंस्टॉलेशन और फिक्सिंग, उसके अंदर फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काम आता है, तो मैं उसको जल्दी परफॉर्म करता हूँ, और यही एक अच्छे मैकेनिक को करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ इश्यूज़ हैं, मैंने जो लिस्ट बनाई है हम देखें। और वैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि गैस्केट का बर्न होना जो है, सिलेंडर हेड गैस्केट अगर बर्न होती है तो वो ड्यू टू ओवर हीटिंग होती है, वो ओवर हीटिंग का कॉज नहीं है कि गैस्केट बर्न हुई देन गाड़ी ने ओवर हीट करना शुरू किया, नहीं, बल्कि गैस्केट जो है बर्न होती ही ओवर हीटिंग की वजह से। आपकी गाड़ी ने ओवर हीट किया, ओवर हीट ड्यू टू रेडिएटर,
or radiator blockage, radiator leakage, coolant level low due to the hose leakage, high pressure, or due to the blockage of thermostat valve, और जो है ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ वाटर पम्प फिन्स, वाटर पम्प इम्पेलर या वाटर पम्प लीकेज। तो जितने भी ऑल अदर कंपोनेंट्स हैं कूलिंग सिस्टम के, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है कि कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, व्हाट इज़ अ थर्मल मैनेजमेंट, थर्मल मैनेजमेंट क्या है, अगर ये चीज़ें आपकी अच्छी नॉलेज में हैं, आपने इसको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है सिस्टम को, तो जो है कि आप अपने रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं कि गैस्केट क्यों बर्न हुई। यहाँ पे केस स्टडी था गैस्केट बर्न का, तो इस वजह से मैंने जो है वो आप डिस्कस किया। इसके अलावा एक प्रॉब्लम क्या है, नॉट अ प्रॉपर मेंटेनेंस। ऑलराइट, आपके पास एक ऑनर्स बुक होती है, ऑनर्स मैनुअल होता है, उस ऑनर्स मैनुअल में आपको एक शेड्यूल लिया होता है कि इस शेड्यूल के ऊपर जो है आपने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, ऑयल फिल्टर चेंज करवाना है, एयर फिल्टर चेंज करवाना है, ठीक है, एसी फिल्टर चेंज करवाना है। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जो है जो कार वो कमोडिटी है, कार को जो है वो अब अपनी 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 जो ना कंज्यूमेबल थिंग नहीं समझा जाता, उसको अपने यूज़ की चीज़ नहीं समझा जाता, बल्कि उसको समझा जाता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर कस्टमर को ये कहा जाए कि आप जो है ऑन द ड्यू टाइम अपनी कार की मेंटेनेंस करवाएं, तो कस्टमर का सवाल ये होता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है, कि अगर मैं अपनी गाड़ी पे इन्वेस्ट करता हूं तो इससे मुझे क्या फ़ायदा। ठीक है, आप ये बहुत ही इलॉजिकल जो है वो क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा है। और गाड़ी का रिपेयर करवाना या गाड़ी का सर्विस करवाना सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि आप रोड पे आप जो है ना आपकी गाड़ी ट्रिप डाउन हो, आपका इंजन, आपकी गाड़ी जो है ना शट डाउन हो जाए और उसका मैकेनिक को बुलाया जाए, रिकवरी को बुलाया जाए, इंजन खोला जाए, रिपेयर हो तो तब करें, बल्कि आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी कीप रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकें, आपकी सहूलत जो है वो लॉन्ग अरसे तक रहे, ना कि जब कार ख़राब हो तो मैकेनिक को बुलाया जाए या जब सर्विस के लिए जाया जाए। इसी मेंटेनेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑयल रिप्लेस करते हैं, ऑलराइट, लेकिन ऑयल फिल्टर रिप्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, आप अगर मैं देखूं इस वक्त, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो शायद एक अच्छा ऑयल जो है 10W40 या 5W30 का जो ऑयल है वो अबाउट 4000 या 3500 अराउंड। इस जो 4 लीटर ऑयल है वो आप इस वक्त प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब मे भी मैं ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे बता रहा हूँ अमाउंट, तो उस अमाउंट को अगर हम देखें तो 3500 या 4000 जो है वो अमाउंट जो है वो आपकी जो है वो होती है ऑयल की। और ऑयल फिल्टर कितने के, ओनली 300 रुपीज़, 350 या 400। ठीक है, वो आप उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो इसका कॉस्ट क्या होगा आपका कॉस्ट ये होगा कि जल्द से जल्द आप जो नया ऑयल आपने रिप्लेस किया वो भी आपका वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर ब्लॉक होगा। और एक बात और बताऊँ आपको, अगर आपका फ़िल्टर ब्लॉक हो गया ऑयल फिल्टर, तो आपके इंजन सीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। आपने 400 रुपये बचाए और अगर आपका इंजन सीज़ हो गया तो आपने 30 से 35 हज़ार रुपये इंक्लूडिंग लेबर या एक्सक्लूडिंग लेबर आपने वो पे करने, तो कहाँ आपका खर्चा। ये जो लॉजिक है, मेंटेलिटी है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि क्यों हमारी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी जो JDM कार्स हैं, आप 660 सीसीज़ हैं या 1000 सीसीज़ जो रिकंडीशन है, इम्पोर्टेड कार्स हैं जो स्पेशली वैन्स हैं उसके अंदर, तो उसमें जो यूज़ पार्ट्स मैकेनिक्स लेकर आते हैं उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह बाज़ मैकेनिक्स जो होते हैं वो जो है वो अपनी जो है जो है पार्ट्स खुद अरेंज करके देते हैं और बाद में वो पार्ट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। देन फिर जो है जो गाड़ी जो है वो प्रॉपर रिपेयर ना होने का जो क्रेडिट है इसको मैं क्रेडिट कहूँगा, तो क्रेडिट जो है वो मैकेनिक को जाता है, टेक्नीशियन को जाता है कि उसने गाड़ी ठीक की। ठीक है, तो इन इश्यूज़ को हमें जो है ना चेक करना है, डिस्कस करना है
कि कहाँ पर मैकेनिक जो है वो लैग कर रहा है अपनी सर्विसेज में, कहाँ वो प्रोफेशनल नहीं है, कहाँ उसकी ट्रेनिंग्स नहीं है, और कहाँ पे कस्टमर्स का बिहेवियर जो है वो रूड हो रहा है, या वो जो है ओवरकम हो रहा है टेक्नीशियन के ऊपर। इवन इवन दे नो के मैकेनिक इज़ बेटर देन मी एंड मैकेनिक कैन डू इट, आई कैन नॉट डू, दैट्स व्हाई आई ब्राउट दिस कार टू द वर्कशॉप। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है ना वो हमें जो है ना वो एड्रेस करना है। मेरा बहुत सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनको मेजर रिपेयर बताई गई सीनियर मैकेनिक्स की तरफ से, जिनका 30 साल का 40 साल का, उन्होंने गाड़ी को हाथ लगाकर बता दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, जबकि मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटा चेक की। ठीक है, और मैंने कहा कि नहीं, हम हमें क्या है, रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि आप जो है कहें कि जी गाड़ी को साथ हाथ लगाते और बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आपको अपने गेट्स के साथ, अपने स्कैनर्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट है, टूल्स है, उसके साथ आपको वेरीफाई करना है। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक इंस्पेक्शन कैसे होती, जो मैं जहाँ पर काम कर रहा था, कि व्हील रिमूव किया जाता है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की जाती है, ब्रेक पैड का एक अलग कैलिपर होता है उससे मेजरमेंट की जाती है, एंड देन जो है वर्नियर कैलिपर से ब्रेक डिस्क की मेजरमेंट की जाती है, और उसकी स्कोरिंग यानी कि कितना अनइवन है, कितना वॉर्न आउट है, वो चेक किया जाता है। और सम टाइम अगर पार्ट्स वारंटी है या कंपनी जो है से आफ्टर मार्केट आफ्टर सेल्स वारंटी है, तो हम डायल इंडिकेटर से उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, डायल इंडिकेटर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज़ करना, हमको इसकी कोई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कि डायल इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो कौन डायल इंडिकेटर यूज़ करता है, डीलरशिप में लोगों को नहीं आता यूज़ करना। ठीक है, और अमेरिका में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे मैकेनिक्स अच्छे, वो डीलरशिप को स्टीलरशिप भी कहते हैं। स्टीलरशिप, स्टील का मतलब चोरी करना होता है। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और जो है अब देखें, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक पैड्स या ब्रेक डिस्क किस तरह इंस्पेक्ट की जाती है, लाइट से या हाथ से। ठीक है, उसकी स्कोरिंग चेक नहीं की जाती, कोई मेजरमेंट्स नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है कि जो है ना कि मेजरमेंट्स के लिए हम क्या क्राइटेरिया है, ब्रेक डिस्क की मेजरमेंट किस तरह करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसकी मशीनिंग भी हो जाती है, यानी कि वो लेथ मशीन को दी जाती है कि उसकी मशीनिंग करके इसमें जो स्कोरिंग है, जो वॉर्न आउट है, उसको जो है ना टर्न करके, टर्निंग के थ्रू जो है वो उसको फेसिंग के थ्रू जो है वो उसको जो है ना वो अब क्लीन कर दिया जाए, रिगार्डलेस के उसकी थिकनेस कितनी कम हो रही है, और किसी भी टाइम वो ब्रेक हो सकती है, हाई स्पीड में और हाई हीट के अंदर वो ब्रेक हो सकती है। तो उसको टर्न करने का भी एक, स्पेशली एशियन कार्स में, यूरोपियन कार्स में ब्रेक डिस्क की जो है वो फेसिंग या टर्निंग नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पे एक जो है ना एक लिमिट होती है कि इस थिकनेस से अगर लो थिकनेस हो जाएगी टर्निंग के बाद ब्रेक डिस्क की, तो वो यूजेबल नहीं, वो डेंजर है, वो ब्रेक हो सकती है। इन केस ऑफ ओवर हीट भी वो जो है ना वो डिफॉर्म हो सकती है, और हमारे पास ब्रेक जडरिंग बढ़ सकता है। चूँकि कराची की मैं अगर बात करूँ तो कराची में ऐसे अच्छे रोड नहीं है कि जहाँ पे हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव किया जाए तो ब्रेक जडरिंग इतना फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब आप हाईवे जाते हैं या किसी ऐसे रोड पे जाते हैं जहाँ पे आप ओवर 80 चलाएं और सडन ब्रेक लगाएं तो आपको ब्रेक जडरिंग फील होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स को रियली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मैं खुद ट्रेनिंग्स लेता हूँ, अब लाइव वेबिनार्स अटेंड करता हूँ। आप हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको आप जो है आप एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी, फिर ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग से पहले होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे जो इवेंट मैनेजर है नैयर अहमद, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स अरेंज करवाने में, उसके अंदर जितनी भी मैनेजमेंट है वो देखते हैं। मेरे साथ आसिफ इकबाल साहब होते हैं, वो भी ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो इंडिविजुअल एक सेशन कर रहे हैं वहाँ पर। मैं बिज़ी था तो इस वजह से जो है वो सेशन कर रहे हैं, वो अवेलेबल हैं। फिर जब मैं अवेलेबल हूँ तो इंशाल्लाह मैं भी एक सेशन करूँगा ट्रेनिंग का। और जो है हमारी एक्सिस है, हमारी जो है वो सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे फॉर्म्स और हम ऐड है वहाँ पर भी। हम अपने पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो हम अपने सजेशंस देते रहते हैं काम। और बहुत सारी जो पाकिस्तान से बाहर जो ऑटोमोटिव मार्केट है उससे हम अटैच हैं, तो कोशिश होती है कि हम खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो ये आप उम्मीद है कि जो टॉपिक अनाउंस किया गया था मैकेनिक एंड कस्टमर रिलेशन, उसी को एड्रेस किया होगा मैंने, मैं डाइवर्ट नहीं हुआ होगा। तो मैकेनिक्स को एटीट्यूड, अपीरियंस
एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सेफ्टी की भी, ठीक है। और कस्टमर्स को जो है वो आप जो है वो कंप्लीट डिटेल देनी चाहिए, आप अपनी गाड़ी की कंप्लीट हिस्ट्री बतानी चाहिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए कस्टमर से, ताकि ताकि आप ये ना सोचेंगे आप पैसे पे कर रहे हैं, बल्कि ये सोचेंगे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह ट्रीट की जाए, अच्छी तरह से ट्रीट की जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप बोले भाई भूख लगी खाना लाओ, वो आपसे बोलेगा क्या खाना खाना है आपको, आप बोलेगे तुम मुझे भूख लगी है, तुम होटल चला रहे हो, स्पेशलिस्ट हूँ फूड के, तो कुछ भी लेकर आ जाए जो ऐसा मुझे अच्छा लग जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और इस तरह डॉक्टर को भी आप कंप्लीट डिटेल देते हैं। तो होपफुली सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में जो है ना ज़रूर, जो लोग अभी देख रहे हैं, फ़ाद रशीद का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सेशन पर मेरे साथ रहे, और भी लोग, और जो लोग बाद में देखें तो लाजमी कमेंट ज़रूर कि अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए आज के सेशन से के हवाले से, और अपने क्वेश्चंस भी आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं, ताकि हम जो है आप उस पर काम करें, उसको रिव्यू करें, और जो कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं उसको मैं दोबारा एड्रेस करूं, या किसी और को मौका दूँ, आसिफ इकबाल साहब एड्रेस करें, या नैयर जो है वो आप इसको एड्रेस करें, और जो है हम जो है ना कंटिन्यूस डेवलपमेंट की तरफ है, हम भी सीखें, आपको भी सिखाएं, और नॉट ओनली बाय टॉकिंग और बाय गिविंग सम प्रेजेंटेशन ऑन मल्टीमीडिया, but by working, by showing that we can lead from the front. So professional development is our aim. Take care, keep smiling, be happy, but your own expensive. Thank you. Allah Hafiz.